Welcome scholars, myself Sangeeta Panchal, Assistant Professor, Department of Geography, SD Government College, ब्यावर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, पृथ्वी सतह विभेदन के गुणों से युक्त है, अर्थात पृथ्वी की जो सतह है वहाँ पर कई तरह की अलग अलग तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी सतह पर मानव के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो भी समान रूप से वितरित नहीं हैं, अर्थात अलग अलग पार्थिव विशेषताओं के कारण आर्थिक क्रियाकलापों में भी असमानता पाई जाती है। कुछ स्थानों पर कृषि कार्यों का संकेंद्रण है, तो कुछ स्थानों पर खनन आदि गतिविधियों का, तो कुछ स्थानों पर विनिर्माण उद्योग और मत्स्य ग्रहण संबंधी क्रियाकलापों का संकेंद्रण पाया जाता है। स्पष्ट है कि कुछ निश्चित अवस्थितियों पर कुछ निश्चित आर्थिक क्रियाकलापों का संकेंद्रण पाया जाता है। आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं उनके संकेंद्रण को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिसका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव के जो क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, उन पर वर्तमान की जो अवस्थितियां हैं उसका प्रभाव भविष्य की अवस्थितियों पर सर्वाधिक पड़ता है, अर्थात जो वर्तमान की कंडीशंस हैं उसी के द्वारा भविष्य की जो भावी रणनीतियां बनाई जाती है और उसी आधार पर जो भविष्य की जो संभावित विकास हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। मानव की जो अवस्थिति संबंधी निर्णय हैं वह निर्णय जो है वह भूतकालीन जो अनुभव रहे हैं उनसे प्रभावित रहे हैं। इसी तरह से वर्तमान अनुभवों के आधार पर हमारा भावी भविष्य निर्भर होता है। परिणाम स्वरूप ये जो भूतकालीन अनुभव है वह वर्तमान की अवस्थितियों को अत्यधिक सुदृढ़ अर्थात शक्तिशाली बनाते हैं, क्योंकि जो मानव की जो नई अवस्थितियाँ होती है उनके स्थान पर जो वर्तमान की अवस्थिति होती हैं उस पर आर्थिक गतिविधियों का संचालन अधिक मजबूत होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक उद्योगपति अपनी उद्योग का अधिकांश भाग जो वर्तमान में जो कारखाना है, विद्यमान कारखाना है, उसके आधुनिकीकरण में अर्थात उसके मॉडर्नाइजेशन में निवेश करता है, बजाय इसके कि कारखाने को नए स्थान पर स्थापित किया जाए। अर्थात कि यदि कोई उद्योगपति है वह अपने उद्योग का विकास करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, तो वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान देगा कि पूंजी का जो अधिकांश निवेश है वह जो वर्तमान का जो स्थापित कारखाना है उसी में निवेश करे, उसी के विकास में, उसी के आधुनिकीकरण में निवेश करे, इसमें नहीं कि कारखाने को नए स्थान पर स्थापित करे। इसी तरह से जो इसका सबसे पहला जो आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाला कारक है फिजिकल लैंडस्केप अर्थात भौतिक स्थल रूप। जैसे कि हम जानते हैं कि धरातल पर, पृथ्वी पर अनेक तरह के फिजिकल लैंडस्केप पाए जाते हैं, चाहे वह पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, या इन फिजिकल लैंडस्केप को हम वैसे तो 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी के भू आकार, द्वितीय श्रेणी के भू आकार और तृतीय श्रेणी के भू आकार। तो जो द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के भू आकार, प्रथम श्रेणी के भू आकार में महाद्वीप एवं महासागर आते हैं, अर्थात स्थल रूप और जलीय भाग ये आते हैं। तो जो द्वितीय श्रेणी के भूभाग हैं, भौतिक भूभाग हैं, उसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि आते हैं। और तृतीय श्रेणी के भू आकारों में ये जो इन्हीं द्वितीय श्रेणी के जो भू आकार हैं उसी पर अनाच्छादन के प्रक्रम या प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होने वाले लैंडस्केप आते हैं, जैसे कि नदी के अपरदन एवं परिवहन निक्षेप आदि से निर्मित स्थलाकृतियाँ, हिमानी के अनाच्छादन के द्वारा हिमानी के अपरदन परिवहन व निक्षेपण से जनित स्थलाकृतियाँ, इसी तरह से सागर हैं, पवन है आदि के द्वारा जो अलग अलग तरह के लैंडस्केप धरातल पर विकसित होते हैं, ये सभी लैंडस्केप जो मानव की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उसको प्रभावित करते हैं। बच्चों, चूँकि आर्थिक जो गतिविधि होती है, आर्थिक क्रियाकलाप होता है, उसमें जो लागत होती है वो सर्वाधिक प्रभावित होती है, अर्थात महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है वह लागत होती है। और लागत को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है वह स्थल रूप या भौतिक फिजिकल लैंडस्केप
होता है। यही जो आर्थिक क्रियाकलापों के संचालन में अलग अलग तरह की लागतें आती हैं, उसको स्थल रूप प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं, जैसे कि विषमता युक्त धरातल एवं ढालू भूमि पर कृषि कार्य सीमित हो जाते हैं, और ढालू भूमि पर समोच्च रेखी खेती में अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है और भूमि के अपरदन की संभावना भी अधिक होती है। जबकि यदि भूभाग समतल होगा तो कृषि कार्य आसान हो जाते हैं और साथ ही सस्ते हो जाते हैं, और इससे आने वाली जो लागत है, उत्पादन लागत, वह भी कम हो जाती है और लागत की अपेक्षा लाभ अधिक होते हैं। इसी तरह से जनसंख्या के बढ़ते दबाव से यदि पहाड़ी भूमि है तो वहां पर अधिक लागत युक्त कृषि होगी, और लेकिन यदि जनसंख्या का दबाव मैदान पर अधिक है, लेकिन चूंकि प्लेन एरिया, सरफेस एरिया होने की वजह से वहां पर कृषि कार्य अधिक सुगमता से होगा, जिससे लागत कम आती है और जो जनसंख्या का दबाव है वह भी कम हो, जनसंख्या के दबाव को लागत कम प्रभावित करती है। वर्तमान में जो यंत्रीकृत कृषि है, अर्थात वर्तमान में तकनीकी विकास होने के कारण विकसित देशों में तकनीकी का प्रयोग करके कृषि की जाने लगी है, जो कि पूर्णतया जो समतली भाग है वहीं पर संपन्न होती है। इसी तरह से जो समतल भूभाग है वहां पर रेल और सड़क मार्गों का निर्माण कार्य भी आसान हो जाता है। वहां की लागत जो स्थल रूपों के ढाल एवं वक्रता पर निर्भर करती है। मैदानी भागों में निर्माण की लागत अपेक्षाकृत कम होती है, जैसे परिवहन के साधन है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, इनका निर्माण यदि हम मैदानों में करते हैं तो इसकी लागत तुलनात्मक दृष्टि से कम आती है। जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर परिवहन लागत और जो परिवहन समय दोनों को ही कम करने के उद्देश्य से जो सुरंगें एवं पुल बनाई जाती हैं तो उसकी निर्माण लागत अधिक आती है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से विषम धरातल से युक्त जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ परिवहन का जो कार्य है, परिवहन मार्ग निर्माण का कार्य है, वह कठिन होता है, दुष्कर होता है। परिणाम स्वरूप मैदानी और जो पर्वतीय भागों के आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास है उसमें स्पष्ट हमें विभिन्नता या भिन्नता देखने को मिलती है। विषम धरातल से युक्त क्षेत्रों में नगरीय और औद्योगिक अधिवासों का निर्माण अधिक खर्चीला होता है। यदि धरातल विषम है तो वहाँ पर जो अर्बन और इंडस्ट्रियल अधिवास हैं, सेटलमेंट्स हैं, उनका निर्माण खर्च या निर्माण लागत अधिक होगी। लेकिन ऐसे भी निर्माण कार्य जैसे खनिज और टिम्बर जैसे जो बहुमूल्य संसाधन के दोहन के कारण हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो विषम धरातल में जहाँ आर्थिक अधिवासों को का निर्माण खर्च अधिक होता है, परंतु ऐसे में भी यदि इनका निर्माण खनिज और टिम्बर जैसे बहुमूल्य संसाधनों के दोहन के कारण हो जाता है। नदियाँ, झीलें और जो ज्वारनदमुख यानी एस्चुरीज होते हैं, उनके किनारे भी मानव का जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसका संकेंद्रण अधिक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सस्ता परिवहन उपलब्ध हो जाता है। जैसे नदियों के किनारे जल परिवहन की सुविधा हो जाती है, झील या एस्चुरीज है वहाँ पर भी जल परिवहन की सुविधा हो जाती है, जिससे कि जो मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो अधिक सुगम हो जाते हैं। विश्व के कई बड़े ऐसे नगर हैं जो कि नदियों और झीलों के किनारों पर स्थित हैं। इन नगरों में वस्तुओं के विनिमय तथा वस्तुओं को संसाधित करने वाले जो क्रियाकलाप हैं उनका संकेंद्रण सर्वाधिक हुआ है। बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो फिजिकल लैंडस्केप हैं, अर्थात जो धरातलीय जो विभिन्न स्वरूप हैं, चाहे वो समतल मैदान हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, इस तरह से जो विषम धरातल है उसका प्रभाव मनुष्य के आर्थिक गतिविधियों पर अर्थात मनुष्य के आर्थिक जगत पर पड़ता है। मनुष्य के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उस पर जो दूसरा सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वह है क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन, अर्थात जलवायु, मिट्टी एवं वनस्पति। मानव के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वह जलवायु पर निर्भर होते हैं, अर्थात जो मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनकी जलवायु पर निर्भरता स्वाभाविक ही है। अनुकूल जलवायु वाले प्रदेशों में या दशाओं वाले भागों में कृषि कार्य संपन्न होते हैं। जो कृषि कार्य है वह जलवायु अनुकूल होगी तो वहाँ पर अधिक संपन्न होंगे। इसी तरह से जो तापमान संबंधी दशाएं हैं वह भी जो फसल विशेष है उसके स्पेशल रेंज को अर्थात फसल विशेष के किसी स्थान विशेष पर संकेंद्रित होने में तापमान संबंधी दशाएं भी नियंत्रित करती हैं।
किसी भी क्षेत्र में फसलों का जो वर्धन काल होता है उसकी लंबाई पर तापमान का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। अर्थात तापमान संबंधी दशाओं से ही किसी भी क्षेत्र विशेष की फसलों का वर्धन काल की लंबाई भी निर्धारित होती है। वृष्टि अर्थात वर्षा के वितरण के द्वारा कृषि फसलों की उपज प्रभावित होती है। अत्यधिक अगर सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं जहाँ पर आर्द्रता की कमी है तो इस कारण से वह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र जल की कमी के कारण औद्योगिक जो गतिविधियां हैं उसके विकास में भी बाधक होते हैं। प्रतिकूल दशाओं वाले क्षेत्रों में भी मानव ने अपनी जो उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी है उसके प्रयोग के द्वारा कृषि कार्य को संभव बनाया है। बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं कि वर्तमान में मनुष्य ने जो प्रतिकूल दशा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर अपने बुद्धि के प्रयोग से तकनीकी विकास के द्वारा उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा जो कृषि कार्य हैं, जहाँ जो प्रतिकूल दशाओं में जहाँ कृषि कार्य असंभव था वहाँ पर कृषि के कार्य को संभव बनाया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो विषम परिस्थिति वाले क्षेत्र हैं वहाँ ग्रीन हाउस की स्थापना करना, ग्रीन करके फसल को बढ़ावा देना। बच्चों मनुष्य ने अपना जो उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी ज्ञान है उसका उपयोग के द्वारा किस तरह से कृषि को प्रभावित किया है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है जापान। जापान ने कृषि भूमि का गहन उपयोग एवं कृषि कार्यों में यंत्रों का उपयोग कर अपनी विशाल जो जनसंख्या है उसके खाद्यान्न से संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ण किया है। जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनकी अवस्थिति पर जलवायु के सीमाकारी प्रभावों को मानव ने अपनी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके जो नदी बेसिन है वहाँ पर अपरदन रोधी उपायों को अपनाकर एवं कृषि की जो नई नई फसलें हैं, नई नई किस्में हैं, उनका उपयोग करके जो कृषि को प्रभावित करने वाले सीमाकारी प्रभाव हैं, जलवायु के जो प्रभाव हैं जो कि उसकी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, उसको सीमित किया है। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां पूर्व में जलवायु का प्रभाव मनुष्य के आर्थिक जगत पर अत्यधिक पड़ता था, लेकिन वर्तमान में मनुष्य ने अपने तकनीकी विकास के द्वारा जो औद्योगिक क्रियाकलापों की अवस्थिति पर जलवायु का प्रभाव है उसको काफ़ी हद तक सीमित कर दिया है। यद्यपि यह सही है कि उष्ण और आर्द्र जो जलवायु दशा वाले क्षेत्र हैं वहाँ मानव की जो कार्य क्षमता है वह अपेक्षाकृत घट जाती हैं और उष्ण जो दशा वाले क्षेत्र है वहाँ पर बीमारियों का प्रकोप भी अधिक होता है, जिसके कारण जो कार्य दिवस हैं उसकी संख्या कम हो जाती है। फिर भी तथापि उद्योगों में अपेक्षित तापमान स्तर को बनाए रखने के लिए जो शीत और गर्म प्रशीतक हैं उनका उपयोग करके औद्योगिक अवस्थिति पर मनुष्य ने अपने प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा, तकनीकी विकास द्वारा, वैज्ञानिक उन्नति के द्वारा जलवायु के प्रभाव को अब लगभग बहुत ही सीमित कर दिया है। अर्थात जो मानव के औद्योगिक क्रियाकलापों की अवस्थिति है उन पर जलवायु का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वनस्पति का प्रभाव भी जो आर्थिक क्रियाकलाप है उस पर पड़ता है। जैसे कि प्राकृतिक जो वनस्पति है उसका जो अवस्थिति प्रभाव है वह प्रौद्योगिकी के स्तर पर अब वर्तमान में निर्भर करने लगा है। मनुष्य ने मशीनी प्रक्रियाओं के द्वारा पेड़ों को काटने के उपरांत जो वन क्षेत्र है वहाँ पर कृषि जैसे आर्थिक क्रियाकलापों का आरंभ कर दिया है। इसी प्रकार जो घास स्थल है वहाँ पर भी तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के द्वारा जो घास स्थल है वह भी कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गए हैं। बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति अर्थात 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके पश्चात खनिज एवं शक्ति के संसाधन की जो उपलब्धि वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रण अधिक हुआ है। जो खनिज के व्यापारिक दोहन के लिए खान के स्थान के चुनाव को अयस्क की गुणवत्ता, भूवैज्ञानिक दशाएं, खान की गहराई, उपलब्ध प्रौद्योगिकी, उपलब्ध पूंजी एवं श्रम तथा खानों तक पहुंच की सुगम्यता आदि कारक प्रभावित करते हैं। अर्थात जहां खनिज संसाधन उपलब्ध है वहां पर जो उनका व्यापारिक दोहन करने के लिए कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, जैसे
खान के स्थान के चुनाव को अगर हम करते हैं, कहीं पर भी खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, पर उस खनिज संसाधन की उपलब्धि को अयस्क की गुणवत्ता और जो भूवैज्ञानिक दशाएं हैं, खान की गहराई कितनी है, प्रौद्योगिकी का लेवल कैसा है, और जो पूंजी है और श्रम है उसकी उपलब्धता, तथा खानों से लेकर बाजार तक जो पहुंच है अर्थात ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, आदि कारक किसी भी स्थान विशेष के खनिज संसाधन को उपयोग करने में को प्रभावित करते हैं। खनन का काम शुरू होने से जो परिवहन की सुविधाओं का विकास होने लगता है तथा उस क्षेत्र में लोग बसने के लिए आने लगते हैं। अर्थात जैसे ही किसी खनिज संसाधन की उपलब्धि वाला कोई स्थान है, वहाँ पर जैसे ही खनिजों का दोहन आरंभ होता है तो वैसे वैसे वहाँ पर अन्य आर्थिक क्रियाएं या सह आर्थिक क्रियाएं जैसे परिवहन के साधनों का भी विकास होने लगता है। परिणाम स्वरूप अन्य क्षेत्र से वहाँ जनता का, लोगों का, मनुष्यों का माइग्रेशन आरंभ होता है। इसी के साथ साथ अन्य जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह भी वहाँ पर संकेंद्रित होने लगती है, जैसे कि कृषि, उद्योग, परिवहन आदि जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनकी जो संचालन लागत है वह पर्यावरणीय दशाओं से, इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से पर्यावरणीय दशाएं जो मनुष्य की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो आदि को संचालित करने में प्रभावित करती हैं। लेकिन जो विश्व के विकसित और विकासशील देश हैं उनके मध्य जो भिन्नता पाई जाती है वह पर्यावरणीय दशाओं के कारण नहीं है, अपितु उपयोग में जो लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी है, वैज्ञानिक विकास है, उस पर निर्भर करता है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, भौतिक तत्व हैं, उनका मनुष्य के आर्थिक जगत पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इस आर्थिक जगत में एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश के मध्य जो आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं, कोई देश अधिक विकसित हैं तो कोई देश कम विकसित हैं, तो इस विकास में जो असमानता पाई जाती है उस असमानता के पीछे ये जलवायु तथा अन्य जो भौतिक तत्व हैं उन तत्वों के प्रभाव की अपेक्षा जो वहाँ विकास हुआ है, चाहे वो प्रौद्योगिकी विकास हो, तकनीकी विकास हो या वैज्ञानिक विकास हो, वह अधिक प्रभावित करता है। बच्चों, जो तीसरा प्रमुख फैक्टर है जो कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करता है वह है स्पेशियल फीचर्स एंड लोकेशन। जो स्थानिक विविधताएं होती है, विशेषताएं होती है और जो अवस्थिति है वह आर्थिक क्रियाकलापों को किस तरह से प्रभावित करती है, इस पर हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।